नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो देखकर ही जाना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे देखने के बाद में तुम्हारा नंबर बढ़ने की पूरी गारंटी हो जाती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? सलेम संबंधित है। सलेम इनमें से किससे संबंधित है? इस्पात से, तांबा से, पेट्रोलियम से और सोना से। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सलेम किससे संबंधित है? इस्पात से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विस्तृत व्याख्या के साथ में इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। विस्तृत व्याख्या का मतलब ये हुआ कि आपके एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। ये कहाँ है? तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेनलेस स्टील उत्पादक संयंत्र है। यहाँ पे क्या होता है? स्टेनलेस स्टील उत्पादन संयंत्र होता है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक इकाई है, ठीक है। यहाँ उन्नत तकनीक से जंग रोधी स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है। बिना जंग वाला स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है जो गृह उपयोगी वस्तुओं तथा रक्षा के काम में आता है। यहाँ देखना है, यहाँ पे समझाया है तमिलनाडु सेल की इकाई स्टेनलेस स्टील का उत्पादन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। ये देखो, छात्रों के दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख संयंत्रों जैसे भद्रावती और विजयनगर साथ सलेम की चर्चा मानचित्र पे करना है। अगर आप लोगों ने मानचित्र पे इसको पढ़ा होगा तो उस पर डिस्कस ज़रूर करना, कि हम अभी इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में सोना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, 2-3 साल का प्रीवियस ईयर हम करा चुके हैं। उसमें से ये क्वेश्चन लग रहा है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो और विस्तृत व्याख्या में भी इसको कई बार बताया गया है। सोना उत्पादन अग्रणी राज्य है, यानी सोना सबसे अधिक कौन राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक का एक खान है, कोलार है। कोलार भी है और हट्टी भी है, दोनों जगह सोना का उत्पादन होता है। एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? कर्नाटक राज्य करता है। भारत के कुल सोना का उत्पादन 90% से अधिक हिस्सा अकेले कर्नाटक से प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ देखना, सोना के खान के बारे में आपको बताया गया है। कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड्स, उसको केजीएफ भी बोला जाता है, जो अभी मूवी आया था हाल ही फिलहाल में, केजीएफ वाला है। हट्टी खान में भी सोना मिलता है, रायचूर जिला में है। हट्टी खान कहाँ है? कर्नाटक के रायचूर जिला में है। कोलार से भी सोना निकाला जाता है, ठीक है। तो पूछेगा सबसे अधिक सोना किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कितने सोने की खान है? 2 सोने की खान है। एक है कोलार, 2 है हट्टी। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हट्टी स्वर्ण खदान वर्तमान में भारत में सक्रिय प्राथमिक स्वर्ण उत्पादन खदान है। प्राथमिक स्वर्ण उत्पादन खदान है। मेमोरी ट्रिक में दिया है केजीएफ फिल्म बराबर कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सिंगरैनी प्रसिद्ध है। इसमें से सिंगरैनी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए, हीरा के लिए। तो 32 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सिंगरैनी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में यहाँ देखिए, सिंगरैनी तेलंगाना राज्य के भद्रावती कोट्ठागुडेम जिले बस्ती में है। कोट्ठागुडेम जिले में अवस्थित है। किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है सिंगरैनी, ठीक है। कौन सा जिला में? कोट्ठागुडेम जिले में स्थित है। कोयला का खनन होता है यहाँ पे। सिंगरैनी कहाँ है? तमिलनाडु के कोट्ठागुडेम जिले में है। क्या होता है यहाँ पे? तो कोयला का खनन होता है। सिंगरैली कोयलरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा कोयले का खनन किया जाता है, जो दक्षिण भारत के तापीय बुद्धित गिरोह की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यहाँ देखिए, सिंगरैनी तेलंगाना कोयला सिंगरैनी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तेलंगाना में है। सिंगरौली कहाँ है? इसमें ध्यान रखना, बार बार गड़बड़ होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें सिंगरैनी तेलंगाना में है और सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। रौली कहेगा तो मध्य प्रदेश में होगा और रैनी कहेगा तो तेलंगाना में होगा, ठीक है। ध्यान रखना, सिंगरैनी तेलंगाना में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। दोनों किससे संबंधित है? दोनों कोयला के माइनिंग से संबंधित है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तेलंगाना में सिंगरैनी की रेल कोयला ले जाती तेज, ये यहाँ पे ट्रिक आपको बताया गया है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी सोलापुर में कौन सा उद्योग होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सोलापुर में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यानी विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में क्या दिया गया है, सोलापुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोली जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ देखिए, सोलापुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है जो अपने सूती वस्त्र और पावरलूम क्षेत्रों के लिए पूरे देश में विख्यात है। पूछेगा सबसे पहले सोलापुर कहाँ है, आप आंसर लगाना, सोलापुर महाराष्ट्र में है। सोलापुर किस लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है और पावरलूम क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए पूरे देश में ये सोलापुर विख्यात है। यहाँ के सोलापुरी चादर और तौलिए के भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, पता नहीं, लेकिन जीआई टैग आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोगों को अभी से ही रूबरू कराया जा रहा है। जीआई टैग अधिकतम शायद 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए आदर्श है। कई बार ये आप लोगों को क्वेश्चंस बताया गया है कि काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है, कपास फसल होता है, जिससे ये वस्त्र उद्योग विकसित होता है। अब आप लोगों को यहाँ से थोड़ा ये भी रिलेटेड हो गया, कपास से वस्त्र उद्योग विकसित होता है और कपास किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया है कपास महाराष्ट्र काली मिट्टी, कपास की खेती सोलापुर सूती वस्त्र केंद्र, ये रेंज वाइज आपको सजा करके यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, इसमें थोड़ा और डिस्कशन है। मुंबई भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है, ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी हम बोले कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, लेकिन यहीं पे आपको दे दिया गया है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। जबकि सोलापुर द्वितीय सूती केंद्र है। सोलापुर की प्रसिद्ध चादर सूती वस्त्र है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे मेमोरी ट्रिक में या टीचर्स नोट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको आप लोग कहीं से भी पढ़ जरूर लेना, ताकि आपके 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन छूटे नहीं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का भी आपका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। पूछ रहा है बालाघाट में क्या, बालाघाट किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। बालाघाट कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश में स्थित है। बाला भैया कहाँ गए, मध्य प्रदेश में गए। देखते हैं हम इसका विस्तृत व्याख्या। बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध मैंगनीज अयस्क पट्टी है। सबसे प्रसिद्ध मैंगनीज अयस्क पट्टी कहाँ मिलता है, बालाघाट मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक। देखो भरवेली खदान एशिया के सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खदानों में से एक है। एशिया का कहेगा सबसे बड़ी, एशिया का सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है तो उसका भरवेली यहीं पर स्थित है, भरवेली, ठीक है। यहाँ पर दिया है भरवेली। अब देखो इसके नीचे है मैंगनीज। मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने और मिश्र धातु तैयार करने में किया जाता है। मैंगनीज का उपयोग किस में किया जाता है, इस्पात बनाने में किया जाता है और मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पे देखना लिखा है बालाघाट हो गया, भरवेली खदान हो गया, इस्पात निर्माण उपयोग हो गया, ये एशिया के सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है, वो क्या बोलते हैं, मैंगनीज। उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, परंतु बालाघाट खदान मध्य प्रदेश में ही स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ देखिए मैंगनीज उपयोग पर 2 अंक का तमिलनाडु अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मैंगनीज का आपको जहाँ से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले वहाँ से पढ़ जरूर लेना, क्योंकि 1 नंबर के साथ साथ आपका 2 नंबर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथ साथ ये भी बताना है आपकी सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे हो जाएगा। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। किस राज्य में है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं विस्तृत व्याख्या में क्या बता रहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित एक विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। यहाँ पर बता ही दिया, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, गुजरात के केवड़िया जिले में है। किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। इस बात को आपको माइंड में बैठा लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है क्वेश्चन पूछने का यहाँ से।
सरदार सरोवर गुजरात में है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। एक विशाल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना से गुजरात, मध्य प्रदेश, देखिए यहाँ से कहाँ कहाँ पानी जाता है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों के पेयजल सिंचाई के तहत पूर्ति किया जाता है। इस पानी से क्या होता है, आपको जल विद्युत का लाभ भी प्राप्त होता है, यानी इस पानी से आपका वो क्या बोलते हैं कि बिजली भी प्राप्त किया जाता है। देखो इस बांध के निकट विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, नर्मदा नदी हो गया, गुजरात केवड़िया में हो गया, 4 राज्यों की साझा परियोजना है। पूछेगा नर्मदा नदी कितने राज्यों के पानी सौंपती है, कितने राज्यों को पानी देती है, तो 4 राज्यों को पानी देती है। वो राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या इसकी थोड़ी सी और इधर विस्तृत व्याख्या दिया हुआ है। इस बांध के निर्माण के विरोध में मेधा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इस बांध के विरोध में मेधा पाटेकर ने कौन सा आंदोलन चलाया था? निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ का आंदोलन किया था। सरदार पटेल बराबर नर्म दिल की मजबूत पुरुष, नर्मदा नदी। अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? ये मिला करके आपको तीसरी बार हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन हमेशा हर साल रिपीट किए जाते हैं। अगर 10-12 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप पूरा रिपीट कर लेते हैं, एकदम बढ़िया से याद कर लेते हैं, 10-15 मार्क्स, 15 से 20 आपको क्वेश्चन उसी में से रिपीट हो जाएगा। देखना एग्जाम में आप लोग। ठीक है, अम्लीय वर्षा का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु प्रदूषण से होता है। अम्लीय वर्षा किससे होता है? वायु प्रदूषण से होता है। अब देखिए विस्तृत व्याख्या में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जानने की मिलेगी। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण होता है। जब उद्योग और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलती हैं तो वे जलवाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देता है। ठीक है, जो गाड़ी के साइलेंसर से धुआं भी निकलता है या सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, उससे प्रतिक्रिया करके जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसको तेजाबी वर्षा भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना, तेजाबी वर्षा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाबी सल्फ्यूरिक एसिड ये तेजाब का नाम ही है। यह एसिड वर्षा जल के साथ धरती पर गिरता है जिससे पीएच मान 5.6 कम हो जाता है। पीएच मान कितना कम हो जाता है? तो 5.6 कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ और बताया गया है आपको। अम्लीय वर्षा के प्रभाव किस किस पे हो सकता है? ये ऐसे तो धरती पे जितने भी जीव हैं, जितने भी चीज़ें, सब पे प्रभाव डाल सकता है, लेकिन ताजमहल का पीला पड़ना, ताजमहल जो है पीला पड़ जाएगा, मृदा की उर्वरता कम हो जाएगा, मिट्टी के एनर्जी जो हो जाएगा कम हो जाएगा, जलीय जीव की मृत्यु हो जाएंगे, हम लोग भी उससे प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? देखिए खरीफ फसल यहाँ पे बुआई कब होती है, आपको दिमाग लगाना है और आंसर बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? जून जुलाई होता है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है भैया? जून जुलाई होती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है? ठीक है, खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई महीने में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका ये बन जाता है कि खरीफ फसल के बुआई कब होता है? जून जुलाई में होता है। काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इन फसलों को उगाने के लिए अधिकतम तापमान और अत्यधिक वर्षा आर्द्रता की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जूट हो गया, कपास हुआ, मूंगफली हो गया, ये सब क्या हो गया? खरीफ फसलें हो गया। यहाँ पे खरीफ फसलों का नाम दिया गया, यानी बरसात की मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं अधिकांशतः वह खरीफ फसलें होती है। ठीक है, और जाड़े के मौसम में बोई जाती है अधिकांशतः फसलों में से रबी फसल होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको, सॉरी रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जून जुलाई में बुआई होता है, मानसून काल में वृद्धि होता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इन चीज़ों को जरूर याद रखना। जून जुलाई में बुआई होता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, कपास है, मूंगफली है, ये आपका हो गया खरीफ फसल। ठीक है, यहाँ देखो खरीफ फसल जून से अक्टूबर धान होता है, रबी फसल अक्टूबर अप्रैल गेहूँ हो गया। बताएं आपको जाड़े के मौसम में जो बोया जाता है अधिकांशतः उसमें से रबी फसल ही होते हैं। जायद अप्रैल से जून तक तरबूज खीरा हो गया, लत्ती वाला फसल को जायद फसल बोला जाता है। ठीक है, खरीफ फसल खराब मौसम मानसून जून जुलाई में बारिश। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करके ज़्यादा बता दिया है। ठीक है, ये टीचर्स के लिए है।
आगे चलते हैं हम लोग। गेहूँ फसल किसका उदाहरण है? अभी आपको पीछे बताया गया है कि देखिए एक्सप्लेनेशन का तो यही फायदा होता है, विस्तृत चीज़ों पढ़ने से यही फायदा होता है। ठीक है, रबी फसल उदाहरण है। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कीजिए। ठीक है, रबी फसल किस, गेहूँ फसल किसका उदाहरण है? तो ये रबी का उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो कि एक रबी फसल है, रबी क्रॉप है। ठीक है, रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु से अक्टूबर नवंबर से प्रारंभ की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में होता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, इसे पकते समय ठंडी जलवायु और पकने के समय खिला धूप की आवश्यकता होता है। यहाँ चलते हैं हम लोग। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, देखो बोले हैं न, जाड़े के समय में जितने भी फसल बोए जाते हैं उसमें से अधिकांशतः रबी फसल होते हैं। ठीक है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। परसेंटेज में कहेगा तो शायद पंजाब हो जाएगा। ठीक है, रबी में रस से रजाई, सर्दी और रस से रबी। ठीक है, फसल गेहूं हो गया। ये ट्रिक में आपको समझाया यहाँ पे। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा है। ये क्वेश्चंस बार बार आपके सेट में आ रहा है, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसलिए आपको हरित क्रांति पे एक नोट जरूर बना लेना है और उस नोट को बार बार रिवाइज करके आपको आंसर 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर का आंसर भी लिखते रहना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ तैयारी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है? 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जूट सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। अगर पूछेगा बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है, किस जिला में होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल, यानी जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। अब हम लोग चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या में। यहाँ पे देखिए, जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, यानी सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आपका जॉब नहीं हो जाता है। यानी अगर आर्ट्स स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में आप कभी जैसे बीपीएससी की तैयारी करें, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यानी इन सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को अभी से ध्यान में रखना है और माइंड बेस मजबूत रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जूट सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट का कौन सा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है और इंग्लिश में गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान पर है, जो देश के कुल जूट उत्पादन का 80% भाग उत्पादित करता है। सबसे अधिक भारत में जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है, सुनहरा अवसर भी कहा, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र जहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तथा प्रचुर जल उपलब्ध है, जूट कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल फसल है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है, अभी हम लोग पढ़े हैं जूट रबी फसल है या खरीफ फसल है। ठीक है, देखो गंगा का डेल्टाई पश्चिम बंगाल, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्रचुर जल होता है और यहाँ पे सुनहरा रेशा होता है। क्या होता है? जूट का उत्पादन होता है। जूट सुनहरा रेशा, इसका पहला मिल 1855 में रिसड़ा कोलकाता के पास में स्थापित हुआ था। पूछेगा जूट का पहला मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो जूट का पहला मिल रिसड़ा में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1855 में स्थापित किया गया था। रिसड़ा कहाँ है? तो रिसड़ा एकदम बताना है। रिसड़ा पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। बंगाल का जूट दुनिया भर में सुपरहिट, यानी बंगाल का जूट दुनिया भर में क्या है भाई साहब? सुपरहिट है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 40 नंबर में निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? विस्तृत व्याख्या यहाँ पे लिखा है भारत में गन्ना के सर्वाधिक क्षेत्रफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर स्थित है। इसे भारत के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। भारत के चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादक और सुक्रोज की अधिकतम मात्रा के कारण चीनी उद्योग अब दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी वीवीआई क्वेश्चंस हो जाता है। तलचर क्षेत्र वीवीआई क्वेश्चंस हो जाता है।
तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? 41 क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। कोरबा कहाँ है? पढ़ाया गया है। कमेंट बॉक्स में ऑप्शन का कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना है। कोरबा कहाँ है? कोरबा। तलचर तो उड़ीसा में हो गया, कोरबा कहाँ है बताना है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग, विस्तृत व्याख्या। तलचर उड़ीसा राज्य के अनुगुल जिले में ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। पूछेगा तलचर किस नदी के तट पर स्थित है? ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र कोयला क्षेत्र है। मुख्यतः नॉन कोकिंग स्टीम कोयला पाया जाता है। उपयोग विद्युत तापीय संयंत्र जैसे एनटीपीसी, तलचर और भारी उद्योग में ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। बहुत ज़्यादा VVI है ये वाला। झरिया बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। झरिया बोकारो झारखंड, झ से झरिया, झ से झारखंड। रानीगंज पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल की रानी रानीगंज हो गया। तलचर कहाँ है भाई साहब? उड़ीसा में है। तलचर कहाँ? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के चिलउड़ी ताल तलचर के ऊपर। ये आपको ट्रिक्स में यहाँ पे समझाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है? यानी कितना प्रतिशत जल लवणीय है? 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी। 97% जल क्या है भाई साहब? लवणीय है। इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लानेशन। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% भाग पर जल है। ठीक है, ये देखना है, 71% भाग जल है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। कुल जल का 97% जल महासागरों में और समुद्रों में पाया जाता है। यानी जितना भी जल पाया जाता है उसका 97% जल समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है रूप में स्थित, जो मानव उपयोगजन्य नहीं है। मानव इसका उपयोग नहीं कर सकता है। केवल 2.7% से 3% जल ही अलवणीय है। यानी मानव के उपयोग वाला जल इतना ही है, 2.7% से 3% तक, और उसी में कितना पानी बर्बाद कर देते हैं। ठीक, पानी को बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। वाटर सेव कीजिए, फ्यूचर सेव होगा। ठीक है, जिसमें अधिकांश बर्फ़ और हिमनदों के रूप में जमा है। जितना पानी हम लोगों का यूज़ करने वाला है उसमें तो अधिकांश पानी बर्फ़ और हिमनदों के रूप में जमा है। ठीक है, जो बरस भर नदियाँ प्रदान करती है। ठीक है, पानी बहता है, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लवणीय जल कितना है? यहाँ पे लवणीय जल हम लोग पढ़ेंगे। लवणीय जल वाला है 97%। मीठा जल कितना है? 2.7 से 3% है। मानव का उपयोग में कितना आता है? 1% आता है मानव उपयोग में। सॉरी, उधर तो कुछ ज़्यादा बोला गया था। मानव उपयोग में 1% आता है। ठीक है, 97% खारा जल है, 3% पीनोज हो गए। ठीक है, इसमें से मानव कितना उपयोग कर पाता है? 1% उपयोग कर पाता है। ठीक है, निम्न से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज नहीं है। लोहा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया। तो 43 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अभ्रक जो है धात्विक खनिज नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज नहीं है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, क्योंकि इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट में बताना धातु किसे कहते हैं। ठीक है, और धातु के 2 ठो उदाहरण भी आपको बताना है। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। आसानी से इसमें से बिजली पास नहीं हो पाता है। ठीक है, कुचालक मतलब क्या होता है और सुचालक मतलब क्या होता है? कुचालक यानी बिजली का बैड कंडक्टर होता है, और कुछ सुचालक मतलब क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। कुचालक मतलब आसानी से उसमें से बिजली पास कर जाए। ठीक है, या विद्युत पास कर जाए। और कुचालक मतलब पास नहीं करे, और सुचालक मतलब पास कर जाए। ठीक है, उच्च ताप सहन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग में होता है। ठीक है, लोहा, तांबा तथा मैग्नीज धात्विक खनिज कहा जाता है। लोहा, तांबा, मैग्नीज धात्विक खनिज का एक उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं, भारत में आंध्र प्रदेश और झारखंड कोडरमा अभ्रक की राजधानी का प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, अभ्रक में धातु की चमक होती है, तो परंतु धातु का अंश नहीं होते हैं। धातु चमकदार होता है। इसे भी बताया है कि अभ्रक में चमक तो होती है, लेकिन यह धातु नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? याद करिए, क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे कि एक कॉफ़ी वाला अरेबिका किससे संबंधित है, तो अरेबिका कॉफ़ी से संबंधित शायद बताया था आप लोगों को, और उसमें बाबा बुदन की पहाड़ियों को हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आ गया है वहीं वाला। देखिए एक्सप्लेनेशन से कितना फ़ायदा है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में? कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात और उड़ीसा होगा। 44 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा ई। बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटक में। अब हम लोग चलते हैं इसके विस्तृत व्याख्या में। इसको ऊपर करने दो, हो गया। विस्तृत व्याख्या में देखते हैं यहाँ पे। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। भाई साहब कौन जिला है? अजीब नाम, चिकमंगलुरु।
बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिला में स्थित है। उच्च कोटि लोहा के अयस्क हेमाटाइट ग्रेनाइट के समृद्ध निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछिएगा यहाँ पे क्या होता है? बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में है। यह क्षेत्र जो है उच्च कोटि के लोहा के लिए प्रसिद्ध है। हेमाटाइट, उच्च कोटि के लोहा हेमाटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से भारत में पहली बार कॉफ़ी के पौधे भी सूफी संत बाबा बुदन द्वारा इसी पहाड़ी पर लगाए थे। बाबा बुदन की पहाड़ी उसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि एक सूफी संत थे, उनका नाम था बाबा बुदन था। सबसे पहले कॉफ़ी का प्लांट जो है वहीं पे वो लगाया हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, बेलारी, हॉसपेट, सुंदर पहाड़ियाँ भी कर्नाटक के लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 45 में भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? भद्रावती कहाँ है, इसको पढ़ना है। तो झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। 45 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी। भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक में स्थित एक प्रमुख इस्पात संयंत्र है। ठीक है। इसका स्थापना याद रखना, इसका स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ था। यह संयंत्र शुरुआत कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित होने के कारण लकड़ी के कोयले का उपयोग करता था। बाद में इसे शरावती जल विद्युत परियोजना से बिजली मिलने लगी। बाबा बुदन की पहाड़ियों से लोहा प्राप्त होता है। और अच्छा ये बताना, ये जो शरावती है ये कहाँ है? इसमें क्वेश्चन चेक और आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना है शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है और किस नदी, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है। ठीक है, नदी भी नहीं बताना है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात संयंत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र का, जो छोटानोग पर पठारी से क्षेत्र से बाहर दक्षिण भारत में स्थित हुआ है, स्थापित हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। तंबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ है? कल ही हम लोग सीसा, तंबा और चांदी के बात किए थे पार्ट नंबर 1 में। 2024 क्वेश्चन के पार्ट 1 में इसके हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। तंबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया। तो 46 नंबर आंसर का 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी। सबसे अधिक तंबा किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है। किस खान से निकाला जाता है बताओगे कमेंट में। अब देखते हैं विस्तृत व्याख्या। भारत में तंबा एक लौह धात्विक खनिज है, लोहा नहीं है उसमें। राजस्थान का झुंझुनू, यहाँ पर देखो राजस्थान का झुंझुनू खेतड़ी तंबा बेल्ट बता ही दिया गया है खेतड़ी से, तथा भीलवाड़ा अलवर प्रसिद्ध तंबा का उत्पादन क्षेत्र है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में सबसे आगे कौन जा रहा है? अभी मध्य प्रदेश जा रहा है। लेकिन भंडारों एवं ऐतिहासिक संदर्भ में राजस्थान है। भंडारण करने में राजस्थान है, उत्पादन में सबसे अधिक कौन है? मध्य प्रदेश है। यहाँ पे देखो, इसको याद करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। खेतड़ी कहाँ है भाई साहब? राजस्थान में है। तंबा का खदान है। मलाजखंड मध्य प्रदेश में है, ये भी तंबा वाला है। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ए में है जामनगर, जामनगर, बरौनी, बाईगांव, मथुरा हो गया। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा हो गया कौन? जामनगर होगा। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ होगा? जामनगर हो गया। बरौनी बताना है, बरौनी किस राज्य में है, बाईगांव किस राज्य में है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। देखते हैं हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या। गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज के तेल शोधक भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़ी एकल स्थान तेल शोधक रिफाइनरी है। सबसे बड़ा कौन है? जामनगर गुजरात में। केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व में भी अपना स्थान कायम किया हुआ है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बाजार आधारित रिफाइनरी है जहां आयातित कच्चे खनिज तेल का शोधन किया जाता है। रॉ मटेरियल सोयल जो होता है उसका शोधन किया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध कारखाना बता ही दिया। बरौनी कहाँ है? बिहार में। किस स्टेट में है? बेगूसराय में स्थित है। इसके नीचे थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग। गुजरात जामनगर तटीय स्थित आयातित तेल है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से 1964 में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थापित हुआ था। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1964 में स्थापित हुआ था। जामनगर तेल शोधक का जाम जॉइंट विशालतम केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? 48 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के आयोलिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं शंक्वाकार शीर्ष है? 48 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जापान का पिरामिड के संकीर्ण आधार पर एवं सुंडाकर शीर्ष है।
इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या। विस्तृत व्याख्या में जापान का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार पतला शीर्ष प्रदर्शित करता है। आपको एक क्वेश्चंस बताना है कमेंट बॉक्स में, एक नगर बनाने के लिए जापान में कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। संकीर्ण आधार पर यह दर्शाता है कि निम्न जन्म दर, यहाँ पे लिखा है निम्न जन्म दर है, निम्न जन्म दर है, जबकि पतला शीर्ष उच्च जीवन प्रत्याशा के बावजूद वृद्ध जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। एक चलो ह्रासमान जनसंख्या की निशानी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे खूब अच्छा से उसको आपको नोट्स बना करके समझा दिया गया कि चौड़ा आधार त्रिभुजाकार नाइजीरिया, इसका मतलब चौड़ा आधार कहेगा तो उच्च जन्म दर होगा। घंटी के आकार कहेगा ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा स्थिर जनसंख्या, यानी जहाँ भी घंटी का आकार हो जाएगा, नीचे 4 ऑप्शंस में दिए जाएंगे तो उसको आपको आंसर टिक करना है, स्थिर जनसंख्या। घंटी के आकार स्थिर जनसंख्या कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। संकीर्ण आधार ये जापान में मिलता है। ह्रासमान जनसंख्या, ठीक है, कम बच्चे संकीर्ण आधार बराबर विकसित जापान, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर में कितने जलबंधक तंत्र है? पनामा नहर जो है कितने जलबंधक तंत्र है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 गो जलबंधक प्रबंधक तंत्र है। इसका देते हैं हम लोग क्या विस्तृत व्याख्या देखते हैं, ठीक है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे आप विस्तृत व्याख्या में देख सकते हैं। इस नहर में जहाज़ों को अलग अलग जल स्तर पर चढ़ाने के उतारने के लिए 3 मुख्य जल प्रबंधक है। यहाँ पे देखो गोटुन लॉक है, पेड्रो मिगुएल लॉक है, मीरा फ्लोरेंस लॉक है। इसको भी याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा इस साइड में, राइट साइड में, सुएज नहर समतल नहर कोई लॉक नहीं है। पनामा नहर जलबंधक युक्त है, 3 लॉक तंत्र है। पनामा के 3 ताले लॉक है, 3 जलबंधक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया, भारत में प्रवासन की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? प्रवासन की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? 50 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ग्रामीण से नगरीय पुरुष प्रधान है, यानी ग्राम से नगर। पीछे क्वेश्चंस में हम लोग कई बार डिस्कस किया है कि गांव में 70% से 75% लोग क्या होता है गांव से नगर की ओर मूव करते हैं। किस लिए? आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाते हैं, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए गांव से नगर की ओर मूव करते हैं शायद। वैसा ही क्वेश्चन ये भी, भारत में प्रवासन की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, भारत में ग्रामीण से नगरीय आंतरिक प्रवास धारा मुख्य रूप से पुरुष प्रधान होती है। इसका मुख्य कारण पुरुषों द्वारा रोजगार भी बताया है, रोजगार, आजीविका, बेहतर मजदूरी तथा शिक्षा के तलाश में शहरी की ओर पलायन करना है। शहर में क्यों जाते हैं आप लोग? रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, बेहतर मजदूरी के लिए, शिक्षा की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। इसके विपरीत ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास धारा महिला होती है, क्योंकि जिसका मुख्य कारण क्या होता है? विवाह होता है। एक गांव से विवाह करके दूसरे गांव में महिलाएं जाती है, उसको बोलते हैं ग्रामीण से ग्रामीण बोला जाता है। यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा? यहाँ देखिए, प्रतिकर्षक कारक बेरोजगारी गरीबी हो गया, अपकर्षक कारक बेहतर वेतन उच्च जीवन शैली हो गया। गांव से शहर नौकरी करने गए पुरुष प्रधान पर अवकाश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर, मानव भूगोल का कौन का उपागम नवीनतम है? ऑप्शन में प्रादेशिक विश्व भूगोल हो गया, उत्तर आधुनिकवाद हो गया, स्थानिक संगठन हो गया, क्षेत्रीय विभेदन हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर आधुनिकतावाद हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, मानव भूगोल के क्रमिक विकास में उत्तर आधुनिकतावाद सबसे नवीनतम उपागम है। उपागम सामान्यीकरण तथा मानवीय परिस्थितियों की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठता है और स्थानीय संदर्भों व विविधता के अध्ययन पर बल देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इसको ध्यान से देखना है। समय क्रम एनसीईआरटी 1950 से 60 में मात्रात्मक क्रांति स्थानिक संगठन हुआ था। 1970 में क्या होता है? कल्याण परक अमूलवादी मानवतावादी विचारधारा। 1990 में उत्तर आधुनिकतावाद हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 52 किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण हुआ था? भारत में किस वर्ष टेलीविजन का प्रसारण हुआ था? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ई, 1959 में टेलीविजन का प्रसारण हुआ था। अब इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या में, आपको इससे बहुत सारी क्वेश्चंस आज क्लियर हो जाएगा। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में एक प्रायोगिक आधार पर हुई थी। 1976 में टीवी प्रसारण को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन के रूप में एक पृथ्वी संगठन बनाया गया। 1982 में राष्ट्रीय प्रसारण तथा रंगीन टीवी की शुरुआत हुआ था। रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में किया गया था।
प्रसारण आकाशवाणी अलग करके कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसका हम लोग इधर देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो 1927 में भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था 1927 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण हुआ था। टीवी प्रसारण कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको भी क्लियर करके रखना। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन को पूछे जाने की पूरी गारंटी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कौन है? 53 नंबर, किस देश में रेल मार्गों का जाल का सघनतम घनत्व है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 53 का सी हो जाएगा। सबसे अधिक रेल मार्गों का जाल किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका विस्तृत व्याख्या है, विश्व में रेल मार्गों का जाल के सबसे सघनतम घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाया जाता है। यूएसए में कुल मिलाकर कितना परसेंट है? 40% रेल नेटवर्क स्थित है। रेल नेटवर्क स्थित है यहाँ। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश और मध्य पश्चिमी कृषि क्षेत्र रेल मार्गों से अत्यधिक सघन रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ है? यूएसए में, अमेरिका में आपको मिल जाएगा रेल मार्ग 40%। ट्रांस साइबेरियन रूस विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रूस का है। कैनेडियन पैसिफिक कनाडा हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। सबसे लंबा याद रखना है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, 9332 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव निम्न में से कौन मानव विकास से स्तंभ है? कौन मानव विकास के स्तंभ है? समता हो गया, सतत पोषण हो गया। 54 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इनमें सभी हो जाएगा। सभी जो है मानव विकास के स्तंभ है। समता, सतत पोषणीयता हो गया, सशक्तिकरण हो गया, सभी मानव के विकास में हेल्प करता है। यहाँ देखिए, डॉक्टर महबूबुल हक तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास इमारत की भांति 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। मानव विकास जो है 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? महबूबुल हक के अकॉर्डिंग। महबूबुल हक कहाँ के वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के थे। समता हो गया, अवसर तक सभी के समान पहुंच हो गया। सतत पोषणीय हो गया, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की निरंतरता हो गया। इसलिए जो भी चीज़ है उसको सेव करके रखना जरूरी है फ्यूचर के लिए, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा। उत्पादकता, मानव श्रम की क्षमता वृद्धि हो गया। सशक्तिकरण, विकल्प चुनने की शक्ति हो गई। ठीक है, ये 4 पिलर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1990 में महबूबुल हक पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। यूएनडीपी है तो मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। मानव विकास सूचकांक किसने निर्मित किया था? महबूबुल हक ने निर्मित किया था। कब निर्मित किया था? 1990 में। कहाँ के अर्थशास्त्री है? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री है। अगला क्वेश्चन कितना है? क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का विस्तार। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो 55 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। सदरी से धुबिया हो जाएगा। सदिया से धुबरी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी। इसका हम लोग देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। किस राज्य में? असम राज्य में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कितना किलोमीटर तक? 891 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग कब घोषित किया गया था? 1988 में। यह पूर्वोत्तर भारत के परिवहन एवं व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यहाँ पे देखना आप लोग, इसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दियाबाद 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर। यहाँ देखना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम केरल में है। इन चीज़ों को, ये भी आई है, इसको याद करके रखना। कोई भी इसमें से टपक सकता है एग्जाम में। आगे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? कोची हो जाएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। इसका विस्तृत व्याख्या क्या लिखा है यहाँ पे? केरल के मलाबार तट पर स्थित कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह कहाँ है? केरल के मलाबार तट पर स्थित है। ऐतिहासिक काल से ही मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मसाले के व्यापार के कारण अरब सागर को कोची की रानी कहा जाता है, मसाले के व्यापार के कारण। यह एक प्राकृतिक भू अवध तथा कयाल के मुहाने पर अवस्थित बंदरगाह है जो स्वेज समुद्री मार्ग के निकट स्थित है। ठीक, यहाँ पे देखो, ये वाला केरल मलाबार तट हो गया, क्याल लेगून स्थित हो गया, अरब सागर की रानी हो गया। ठीक, यहाँ पे समझने वाली बात है और देखने वाली बात है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। कहाँ है? कांडला, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची अरब सागर की रानी के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है? यानी आपके घर तक सेवा प्रदान करता है कौन?
सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आपके घर तक सेवाएं प्रदान करता है। अब इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सड़क परिवहन परिवहन का एकमात्र ऐसा साधन है जो द्वार से द्वार की सुविधा, पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। द्वार से द्वार से तरफ पहुंच सुविधा प्रदान करती है सड़क परिवहन। सड़क ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी धरातल पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। यह कम दूरी तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे किफ़ायती साधन है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ यहाँ पे। इसको देखते हैं। भारत के 4 प्रमुख महासागर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोड़ने वाला 5846 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? मुंबई हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया। ये मैपिंग से क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई जो है पश्चिम के तट पर स्थित है। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, इस पर इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। किस तट पे है? पश्चिमी तट पर है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, अरब सागर के किनारे स्थित है। कौन से सागर के? अरब सागर के किनारे। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई का, ये जो है मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित है। देश का प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार है। यह अपने देश का प्रमुख समुद्री द्वार भी है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। इसको ध्यान रखना, पारादीप है उड़ीसा में। कोलकाता व हल्दिया पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पे है। पारादीप भी पूर्वी तट पे है, कोलकाता हल्दिया भी पूर्वी तट पे है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल वो पूर्वी तट पे है। अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा मैप में देखने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो, ये वाला पारादीप पोर्ट हो गया, ये वाला हो गया पारादीप पोर्ट, ये हो गया कौन सा? पूर्व हो गया। ठीक है, और ये वाला हो गया पश्चिम हो गया। पारादीप यहाँ पर देखने को मिलेगा और मुंबई पोर्ट यहाँ है, देखो पश्चिम में, पश्चिमी तट पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें ये वाला भी देखते हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह कौन है? पूर्वी तट पर पाए जाने वाले बंदरगाह कौन कौन है? तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोयला, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया पूर्वी तट पर स्थित पाया जाता है। ये देखो, ये सब पूर्वी तट के बंदरगाह है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, तारापुर किस राज्य में है? तारापुर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 59 का राइट आंसर कितना होगा? डी हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। किस जिले में? महाराष्ट्र के पालघर जिले में अवस्थित है। भारत का पहला और सबसे पुराना व्यावसायिक परमाणु संयंत्र है तारापुर है, महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। भारत में थोरियम और यूरेनियम खनिजों पर आधारित परमाणु संयंत्र है। किस खनिजों पर आधारित है? थोरियम और यूरेनियम पर आधारित है। यहाँ देखो, रावत भट्टा कहाँ है? इसको याद करना है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं और पूछे भी जाएंगे। रावत भट्टा कहाँ है? रावत भट्टा राजस्थान में है। कल्पकलम कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। कंपटीशंस में इस क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, कंपटीशंस एग्जाम में, इसलिए अभी से इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे होता है इति श्रीदेवा सप्तमोध्याय खंड समाप्त।